हम सोचते हैं कि यहाँ एक समझौता है जो वास्तव में सचमुच ईरानियों के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। तेहरान मीडिया ने तेहरान के प्रयासों पर रिपोर्ट की है। हौथियों और वाशिंगटन की अकेलेपन को कम करने के प्रयास। पत्रकार पोस्ट का कहना है कि ईरान इस आग के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है। ट्रंप के संभावित निर्णय के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन की फारस की खाड़ी के बजाय अन्य नामों का उपयोग किया जाए। विभिन्न राजनीतिक दलों ने आलोचना की है और चिंता व्यक्त की है। और हिंदू पाकिस्तान एकता के जारी रहने के साथ नई दिल्ली का कहना है कि वह अधिक बिंदुओं पर हमला करेगा। इस्लामाबाद का कहना है कि यह बिना समाधान के नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी इंटरनेशनल स्टूडियो से यह है चौबीस फरहजान के साथ। सभी ईरानी दर्शकों और ईरानी इंटरनेशनल के दर्शकों को नमस्कार। दी टाइम्स से कुछ मिनट पहले लंदन में इजरायली दूतावास ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो इस्लामी गणराज्य से संबंधित एक आतंकवादी योजना पर लक्षित थी। यह रिपोर्ट ब्रिटेन में कुछ ईरानी संबंधित रिपोर्टों के अलावा आतंकवादी हमलों के जवाब में प्रकाशित की गई है। उसी समय रिपोर्टें इस तथ्य पर आधारित हैं कि लंदन में ईरानी राजदूत युद्ध के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्रालय में ईरानी अधिकारियों की रिहाई के बाद ईरानी दूतावास ने इसे सम्मानजनक तरीके से पढ़ा और कहा कि ईरानी राजदूत के अनुसार इस बैठक में रिहा किए गए अधिकारियों के अधिकारों के सम्मान की आवश्यकता पर जोरदार तरीके से जोर दिया गया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अधिकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके अधिकारों का पूरा सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इन हमलों से पहले भी इजरायली दूतावास पर इस संभावित हमले के संबंध में आप जानते हैं कि ब्रिटिश संसद में आतंकवाद की घोषणा ब्रिटिश संसद में गर्म बहसों में बनाई गई थी और यह संभावना है कि यह अंतिम परिवर्तन इन बहसों में जारी रहेगा। और एक साल पहले विशेष रूप से गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद इन बहसों ने और अधिक तीव्रता और जटिलता प्राप्त की। इन बहसों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें सुरक्षा, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शामिल हैं। इजरायल की ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संलग्नता। ब्रिटिश सुरक्षा अधिकारियों ने भी घोषणा की थी कि इन युद्धों का ब्रिटेन पर निश्चित प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि ईरान इजरायल के हितों पर हमला करने की कोशिश कर सकता है या ब्रिटेन खुद इजरायल का समर्थन करके इजरायल के हितों पर हमला करने की कोशिश करेगा। और ऐसा लगता है कि यह भविष्यवाणी सही थी। और ये रिपोर्ट्स जो शनिवार को प्रकाशित हुई कहती हैं कि ये हमला करने से कुछ घंटे पहले था जो ये लोग इजरायली दूतावास के खिलाफ करना चाहते थे। हालांकि शुरुआत में मीडिया ने कहा कि वे एक यहूदी चर्च पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन आज टाइम्स कहता है कि इन लोगों का लक्ष्य इजरायली दूतावास था। इजरायली दूतावास में दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में, विशेष रूप से ब्रिटेन जैसे स्थानों में कड़ी सुरक्षा है। इजरायली खुद मजबूत खुफिया सेवाएं रखते हैं। ब्रिटिश खुफिया सेवाएं भी अच्छी तरह से जानी जाती हैं। अतीत में कुछ एशियाई देशों और अफ्रीका गणराज्य द्वारा ऐसे उपायों की कोशिश की गई है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि ब्रिटेन उन विकासों को देखते हुए जिनमें शायद ऐसे ऑपरेशंस हुए थे, वास्तव में इस्लामी गणराज्य के पास सभी यूरोपीय और पश्चिमी देशों में क्षमता और आवश्यक सेल्स हैं। यहाँ मैंने जो रिपोर्ट देखी उन्होंने इसका संकेत दिया। हाल के वर्षों में विशेष रूप से मिकोनोस अदालत के बाद इस्लामी गणराज्य ने माफिया गिरोहों और संगठित समूहों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिन्हें अद्द कहा जाता है, दावा, जुर्म। और वास्तव में ईरानी सरकार वही तरीके भी इस्तेमाल कर रही है जो उसने 1990 और 1980 के दशक में किए थे। संभवतः इस्लामी गणराज्य ने इस सीमा को पार कर लिया है, यह रेखा। और आज जो खबर प्रकाशित हुई और तथ्य यह है कि इन लोगों में से एक का इस्लामी गणराज्य के साथ बहुत करीबी संबंध है और उसका परिवार ईरान में एक बहुत बड़ा निवेशक है और उसके पास कई कार्यशालाएं और उद्योग हैं। उन्होंने इस विशेष क्षण में ब्रिटेन को क्यों चुना, मैं केवल इस तथ्य से संबंधित कर सकता हूं कि उन्हें लगा कि यहाँ की राजनीतिक वातावरण
यह इस्लामी गणराज्य की गलती नहीं है, बल्कि संसद में आतंकी कलमघी के अपराधीकरण के संबंध में आंतरिक मतभेद हैं और इस्लामी गणराज्य के पास पिछले वर्षों में ऐसा करने के अधिक अवसर हो सकते थे। धन्यवाद श्रीमान। कामरान मतीन ससेक्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर राइटन से हमसे इजराइल के उपाध्यक्ष अब्बास अराक्ची कहते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क किया है और तत्काल वार्ता चाहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यह मामला तेहरान की स्थिति को मध्यस्थता करने की निराशा के बाद किया गया था और तत्काल वार्ता में सफलता की अनुपस्थिति में नॉर्वेजियन मध्यस्थ मुख्य विकल्प है। मथराही में जेडोडी वांस, जो वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति हैं, ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ एक समझौते का पीछा कर रहा है जो तेहरान के परमाणु हथियारों की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। अभी कोई भी गैर सरकारी परमाणु कार्यक्रम नहीं है जो खनन के लिए यूरेनियम को 90% से अधिक तक पूरी तरह से बना सके, जिसका अर्थ है कि इसे फार्मास्यूटिकल और रासायनिक सामग्री का उत्पादन करने के लिए एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। हमारा सुझाव बहुत सरल है। हमें परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा परमाणु कार्यक्रम नहीं हो सकता जो परमाणु हथियार बना सके। यह हमारी लाल रेखा है। समीरा कराई व्हाइट हाउस से हमारे साथ जुड़ी हैं। समीरा, अमेरिकी पक्ष ने शुरू से ही कहा था कि वे सीधे बातचीत की तलाश में हैं। यह ईरानी पक्ष था जो हमेशा कहता था कि ये वार्ताएं मध्यस्थ के माध्यम से हो रही हैं। अब वास्तव में कितना संभावना है कि वार्ताएं सीधे होंगी और नॉर्वे की यह चर्चा कितनी गंभीर है? फरदाद वाइनेट ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि श्री अराकची ने श्री विटकाव से संपर्क किया है और ओमानी लोगों से कुछ हद तक नाराज हैं, इसीलिए कि वह गति जो उनके मन में है या वह गुणवत्ता जो ईरानियों के मन में है वह इन वार्ताओं में नहीं है। श्री विटकाव से संपर्क किया गया ताकि वे सीधे बातचीत कर सकें। हमने पहले भी कई बार संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुना था कि वार्ताएं सीधे होनी चाहिए। इस्लामी गणराज्य की ओर से जोर दिया गया था कि वार्ताएं अप्रत्यक्ष हैं। अब वाइनेट कहता है कि इस्लामी गणराज्य की जो उम्मीदें ओमान की मध्यस्थता से थीं, वे पूरी नहीं हुई। यह तब है जब वास्तव में ओमान का चयन इस्लामी गणराज्य का प्रस्ताव था और एक सकारात्मक इतिहास मौजूद था। ओमान ने पहले भी 2013 में मध्यस्थता की थी। यह अमेरिका और ईरान के बीच सीधे और गुप्त वार्ताओं की मेजबानी कर चुका था। अब वाइनेट ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है और कहते हैं कि इस्लामी गणराज्य का इरादा है कि अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह इसे नॉर्वे के माध्यम से आगे बढ़ाएगा। हाल ही में पिछले 1 महीने में श्री ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री की मेजबानी की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्वे के साथ अच्छे संबंध हैं। देखना होगा कि यह कितना गंभीर है। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि इस चर्चा का चौथा दौर शायद पहले ही कुछ दिन पहले श्री बकाई ने कहा था कि हम ओमान के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, चौथे दौर की तारीख ही नहीं। अब यह कि ओमानी लोग चौथे दौर के आयोजन के लिए अमेरिकियों के साथ कितने गंभीर संपर्क में हैं, क्या इस्लामी गणराज्य उस गंभीरता से असंतुष्ट है, ये सभी सवाल हैं जिनका उत्तर स्पष्ट नहीं है। किसी भी स्थिति में ये वह रिपोर्ट है जो हमारे पास है कि श्री अराकची सीधे श्री विटकाव से बात करना चाहते हैं। पहले शायद यह अली खामेनेई की लाल रेखा मानी जाती थी कि सीधे बातचीत न करें, लेकिन दूसरी ओर प्रयास जारी हैं कि चौथे दौर की वार्ता के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति ईरान के साथ वार्ता के संबंध में अधिक स्पष्ट हो। इजराइल की ओर से श्री डर्मर रणनीतिक मामलों के मंत्री आज यहां आए हैं और उन्हें विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और व्हाइट हाउस के अधिकारियों से मिलना था। उन्हें श्री विटकाव से मिलना था और यह सुनना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मन में क्या है। इसमें श्रीमान वेंस के शब्द भी हैं। श्री वेंस ने आज यहाँ वॉशिंगटन में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में, जो यहाँ वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था, बात की। लगभग 5 मिनट तक उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और वार्ताओं से ईरान की अपेक्षाओं के बारे में बात की और इस दौरान श्री वेंस को एक कैंप में श्री विटकाव के साथ एक अभियान में रखा गया। श्री रूबियो के साथ बातचीत में, जो इस बात के समर्थक हैं कि इस्लामी गणराज्य को समृद्धि का अधिकार दिया जाए ताकि समझौता हो सके, यानी वे समझौते के लिए इतने इच्छुक हैं। विटकाव वेंस कैंप जो चाहते हैं कि इस्लामी गणराज्य को भी समृद्धि का अधिकार दिया जाए। आज अपनी बातों में उन्होंने जो बातें उठाई वे ध्यान देने योग्य हैं, जो वास्तव में श्री वेंस के रुख को श्री रूबियो के करीब लाती हैं। परिणाम स्वरूप यह संयुक्त राज्य अमेरिका के रुख को अधिक
एकीकृत क्या दिखाता है? श्री वेंस कहते हैं कि इस्लामी गणराज्य के पास परमाणु क्षमता या शक्ति हो सकती है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास संपूर्ण संवर्धन बुनियादी ढांचा हो, यानी अगर वह चाहे तो 90% तक संवर्धन कर सकता है और फिर बम तक नहीं पहुंच सकता। इस्लामी गणराज्य के पास यह नहीं हो सकता, लेकिन शांतिपूर्ण परमाणु क्षमता हो सकती है। यह श्री रूबियो के प्रस्ताव में शामिल हो सकता है। श्री वेंस की यह बात कि इस्लामी गणराज्य संवर्धित यूरेनियम आयात करे, और इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि इस्लामी गणराज्य को IR-1 के अलावा किसी भी सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करने की अनुमति न दी जाए, क्योंकि IR-1 की संवर्धन प्रक्रिया बहुत धीमी है और इस्लामी गणराज्य 90% संवर्धन तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारा धन्यवाद। मेरी सहयोगी समीरा खराई व्हाइट हाउस से हमारे साथ हैं। आराम है सामी। मॉन्टगोमरी कॉलेज मैरीलैंड के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और फ्रैंकफर्ट से समाजशास्त्र के शोधकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक फरोक कनानी हमारे साथ हैं। सुश्री कनानी, अगर वास्तव में बायनड इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वार्ता सीधे या अधिक प्रत्यक्ष रूप से हो सकती है, जो ईरानी और अमेरिकी पक्षों के लिए एक समझौते तक पहुंचने का समाधान प्रदान कर सकती है? ऐसा लगता है कि इस्लामी गणराज्य बहुत आत्मविश्वास की स्थिति में है। वर्तमान में इस्लामी गणराज्य जिस स्थिति में फंसा हुआ है, अगर आप खेल को देखें तो यह वास्तव में एक गाजर और डंडे का खेल है। यानी कम से कम एक जिगजैग भाषण में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी राजनेता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ वे मुक्त बाजार का वादा करते हैं। वादा यह है कि अगर इस्लामी गणराज्य बम और परमाणु तक पहुंचने और संवर्धन से पीछे हटता है तो संभवतः ईरान के बाजारों को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाएगा और ईरान के लिए नए आर्थिक संबंध खुलेंगे। दूसरी तरफ वे धमकी देते हैं कि न केवल परमाणु मुद्दे को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, बल्कि इस्लामी गणराज्य को लंबी दूरी की मिसाइलों और हौथियों के समर्थन को भी हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। वास्तव में जो स्थिति आप देख रहे हैं वह यह है कि अमेरिकी राजनीति में फिलहाल कोई एक समान मौखिक वादा नहीं है, और यही वह हिस्सा है जो इस्लामी गणराज्य को खुश कर रहा है, क्योंकि वह इनमें से किसी भी चीज पर जो उसे पसंद है ध्यान केंद्रित कर सकता है और महसूस करता है कि शायद इस तरीके से वह समय खरीद सकता है, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अमेरिका वास्तव में हर उस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है जो दुनिया के किसी कोने में हो रहा है, चाहे वह यूक्रेन और रूस हो या अब सीधे तौर पर हूथियों के साथ युद्ध में हो। वास्तव में वह इस संकट प्रबंधन को करने की उम्मीद कर रहा है। नहीं, यह किसी विशेष सद्भावना के कारण है। ज्यादा लगता है कि इस मामले का प्रबंधन उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस्लामी गणराज्य के मामले में भी स्थिति बिल्कुल इसी तरह लगती है। इसलिए जो लगता है वह यह है कि मुझे लगता है कि जो कुछ भी हम बहसों के संबंध में पहचानना चाहिए वह पर्दे के पीछे हो रहा है। यह कि क्यों राजनेता जैसे मार्क रूबियो उनके वक्ता श्री वेंट्स के साथ एक नहीं हैं और हर एक अलग अलग बातें और अलग अलग अपेक्षाएं इस्लामी गणराज्य के साथ बहसों में रखते हैं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अभी भी समझ से बाहर है, लेकिन खैर राजनीति ऐसी ही है। हम राजनीति में लगभग कह सकते हैं कि हम पूरी ईमानदारी नहीं देखते, हम कहानी का एक हिस्सा देखते हैं। जैसा कि कहा जाता है, हम सतह पर देखते हैं और इन वार्तालापों के नीचे क्या चल रहा है और वास्तव में क्या कारण है कि यह गाजर और डंडे की नीति, यहाँ तक कि अमेरिकी संवाद में भी इस्लामी गणराज्य के प्रति एक शुद्ध और समरूप नीति नहीं है। यह अभी भी मेरे लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस मामले में किसी को दोषी माने तो हमें खुद श्री ट्रंप को दोषी मानना चाहिए, जो इस क्षेत्र में केवल अपनी एक स्थायी छाप छोड़ना चाहते हैं। वास्तव में ईपॉस यह एक प्रकार की राजनीतिक सौदेबाजी है। अगर आप याद करें कि उन्होंने किस तरह से परमाणु समझौते के बारे में अपने संवाद को मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे उनका मतलब उस समय के अमेरिकी राजनेताओं से था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह खुद भी उसी तरह की किसी चीज से संतुष्ट हो जाएंगे। वास्तव में शायद ऐसा लगता है कि ट्रंप की मुख्य समस्या यह थी कि मैंने उस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। वास्तव में जो अब हो रहा है वह उस समय की तुलना में अलग तरीके से व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन ये सब किसी भी तरह से ट्रंप के बारे में सिर्फ अनुमान और अटकलें हैं। हम अब तक किसी भी तरह से सही भविष्यवाणी नहीं कर पाए हैं कि इस व्यक्ति की आमतौर पर बहुआयामी व्यक्तित्व को देखते हुए हम राजनीति में कम से कम यह कह सकें कि हम एक निर्णायक और सही परिणाम पर पहुंचेंगे।
मिस्टर हसामी, आप जेडी वेंट्स की बातों को कैसे देखते हैं? क्योंकि वह भी अब संदेश यह दोहरा रहे हैं कि वह समृद्धिकरण कार्यक्रम स्टादव जो तथाकथित परमाणु तक पहुंचता है स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बातों में भी कुछ हद तक अस्पष्टता है। वह कहते हैं कि उस प्रकार के समृद्धिकरण को जो तथाकथित परमाणु तक पहुंच सकता है वे स्वीकार नहीं कर सकते। क्या वे उदाहरण के लिए 3 और 67 को स्वीकार करेंगे? यह अस्पष्टता कहां से आती है? अमेरिकी पक्ष अभी तक एक स्पष्ट और दृढ़ उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? वास्तव में यह मुद्दा अब बहुत बड़ा हो गया है। इस भाषाई बहस और उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों कहानियों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मैं जेडी वेंट्स के बयानों के बारे में कहूं, देखें, यह कुछ और नहीं बल्कि वही बात है जो वास्तव में एनपीटी के अनुच्छेद 5(4) आल में प्रतिबद्धता देती है, अगर मैं गलत नहीं हूं। यानी मैं यही बात विशेष रूप से यार परमाणु हथियारों तक पहुंच के बारे में कहता हूं जो शांतिपूर्ण और परमाणु हथियारों के बीच अंतर करती है। जेडी वेंट्स जो बात कह रहे हैं वास्तव में वही बात है कि जो कोई भी एनपीटी संधि के लिए प्रतिबद्ध है उसे यह अधिकार है कि वह इसे शांतिपूर्ण उपयोग या घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सके। अब यह कि संवर्धन और फिर वह अतिरिक्त प्रोटोकॉल, एनपीटी का अतिरिक्त प्रोटोकॉल और वास्तव में निरीक्षण का मुद्दा और यह कैसे वास्तव में इस काम की सूक्ष्मता है कि क्या सत्यापन कैसे किया जा सकता है, ये चर्चा का विषय है। मैं यहाँ कोई विरोधाभास नहीं देखता। उनके शुरुआती बयानों के साथ यह बहुत विरोधाभासी है, तो जो वास्तव में वो उसकी सीमा थी कि यह लीबिया मॉडल हो। खैर, वह लीबिया मॉडल मेरे विचार में अब मेज पर नहीं है। यह है कि अगर आप 14% से कम 3.6 पर संवर्धन कर सकते हैं तो यह उन सभी देशों के अधिकारों में शामिल है जिन्होंने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं इसे इस तरह देखता हूं। महिला नी कनानी समय इस्लामी गणराज्य के खिलाफ लगता है वह 2 महीने की अवधि जो श्री ट्रंप ने परिभाषित की है, हालांकि यह कब शुरू होती है और कब समाप्त होती है यह बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अंततः समाप्त हो रही है। अगले हफ्ते श्री ट्रंप भी मध्य पूर्व में है। ऐसा लगता है कि हम इन वार्ताओं के अंतिम क्षणों के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आप हमें एक निष्कर्ष दे सकते हैं कि अब तक दोनों पक्षों ने जो मीडिया में जारी किया है उसके आधार पर आपकी क्या राय है? क्या हम वास्तव में एक समझौते के करीब हैं या अब टकराव की संभावना अधिक है? वास्तव में यह एक बहुत कठिन पूर्वानुमान है। इसलिए इस्लामी गणराज्य ने मूल रूप से कुछ नारे दिए हैं, जैसे कि वो परमाणु ऊर्जा एक मौलिक अधिकार है। यह एक नारा था जिसे हमने वर्षों से सुना है, लेकिन हमें यकीन है कि अगर इस्लामी गणराज्य के अस्तित्व की बात आती है तो उनके लिए यह खर्च जो इन वर्षों में ईरानी जनता की जेब से हुआ है और अरबों डॉलर तक पहुंचता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वे इसे भी किनारे कर देंगे। उनके लिए अस्तित्व स्वाभाविक रूप से उड़ीन पहली से लेकर 100वीं प्राथमिकता तक है। दूसरी ओर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वार्ता में केवल ईरान या अमेरिका ही खिलाड़ी नहीं है। हमारे पास यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी हैं। रूस से शुरू करें, जो मूल रूप से ईरान के परमाणु इंटरफेस के तकनीकी साझेदारों में से एक रहा है। इसने इस प्रक्रिया को संचालन के चरण तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण मदद की है, लेकिन वास्तव में परमाणु ईरान का उसके लिए कोई लाभ नहीं होगा और अगर वह इस पर कायम रहता है तो निश्चित रूप से राजनीति में वह इस मामले में ईरान का इस्लामी गणराज्य का समर्थन नहीं करेगा। दूसरी ओर हमें इजराइल के प्रभाव को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम याद करें कि मैंने बातचीत की शुरुआत में लीबिया मॉडल का उल्लेख किया था। डॉक्टर साहब, अगर हम याद करें कि जब लंबी दूरी की मिसाइलों की बात हुई थी तो हम वास्तव में जानते हैं कि यह चर्चा न केवल क्षेत्र की असुरक्षा बल्कि इजराइल का मुद्दा है जो इन वार्ताओं में मेज पर रहा है। लंबी दूरी की मिसाइलें उस विकल्प में हैं जो वार्ताओं में मूल्य और महत्व प्राप्त करती हैं। अब इजराइल ने घोषणा की है और इसे बार बार दोहरा रहा है। आप इसे उनके मीडिया में देख सकते हैं। यहाँ तक कि उनके अधिकारियों के बयानों में भी कहा गया है कि अगर वार्ता के दौरान ऐसा कोई समझौता होता है जो ईरान को अभी भी परमाणु बना सकता है या क्षेत्र में उसकी शरारत को कम नहीं करता, तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। बेशक आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान में इजराइल के पास कई राजनीतिक और सैन्य समस्याएं हैं जो कभी-कभी इस्लामी गणराज्य को इस दावे को
संदेह की नजर से देखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। लेकिन हम अब भी जानते हैं कि यह एक बहुत ही मजबूत और ठोस विकल्प है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इजराइल के मामले में जो खेल विशेष रूप से 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ है, वह ऐसा खेल नहीं है जो अधूरा छोड़ा जाएगा। और इस बार इजराइल के पास एक निर्णायक स्थिति है, यह कि इजराइल की लॉबी व्हाइट हाउस के मामले में और इस वास्तविक मुद्दे पर कितनी प्रभावी और मजबूत तरीके से काम कर रही है, और यह कि इस्लामी गणराज्य की लॉबी जो अब तक एक अपेक्षाकृत प्रभावी दृष्टिकोण रखती है, इस भिन्नता को मैं वहीं से देखता हूं। यह कि वे कैसे वास्तव में अमेरिका और इस्लामी गणराज्य के सामने मौजूद विकल्पों को किसी एक पक्ष के पक्ष में भारी कर सकते हैं, यह वास्तव में वह चीज है जिसके बारे में हमें चौथे दौर में शायद अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। फिलहाल मेरे पास कोई निश्चित पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका के लिए ईरान की मानवाधिकार स्थिति या परमाणु मुद्दे के अलावा अन्य मुद्दे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में ही नहीं, अभी ऐसा लगता है कि उनके लिए वह परमाणु बम अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका ने वह भूमिका नहीं निभाई है जो उसे इस खेल में निभानी चाहिए थी, खासकर जब उन्होंने खुद अपने मीडिया में पहले और दूसरे दौर की वार्ताओं की कड़ी आलोचना की है। वह भूमिका जो इस्लामी गणराज्य के लिए अपेक्षित थी, अब तक नहीं निभाई गई है। चौथे दौर में वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे या नहीं, ये अभी तक मुझे नहीं पता। श्री हसामी, स्वाभाविक रूप से कूटनीति का रास्ता 0 और 100 नहीं होता। इस बीच हो सकता है कि कुछ रियायतें दी जाएं और कुछ रियायतें ली जाएं। आपको कितना लगता है कि इजरायली, जो कि मध्य पूर्व में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के बड़े आलोचक प्रतीत होते हैं, किसी ऐसी चीज से संतुष्ट हो सकते हैं जैसे कि एक थोड़ा सख्त JCPOA, जिसमें ईरान शायद 3.67% तक समृद्धिकरण कर सके, लेकिन अमेरिकियों की अधिक निगरानी हो, और जरूरी नहीं कि उनके मिसाइल कार्यक्रम पर कोई विशेष समझौता हो। क्या आपको लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे इजरायली स्वीकार करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री ट्रंप उन्हें अन्य रियायतें दे सकते हैं, जैसे कि शायद सऊदी अरब के साथ संबंधों का सामान्यीकरण, कुछ अन्य अरब देशों के साथ अधिक हथियार रक्षा प्रणाली? क्या आपको लगता है कि इस पैकेज का समग्र रूप से इजरायल को संतुष्ट कर सकता है? हाँ, यह बहुत दिलचस्प बिंदु है और मुझे लगता है कि यही मुख्य बिंदु भी है, और कुछ मुद्दों को जो अभी ट्रंप प्रशासन का सामना कर रहे हैं उसे समझाता है, इस अर्थ में कि वह दृष्टिकोण जो नियोकोन जो वास्तव में ट्रंप प्रशासन में थे, जैसे कि मार्को रूबियो या जे डियोनस के साथ समस्या को हल करता है, इस अर्थ में कि नियोकोन अधिकतर सैन्य हमले और ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग के पक्षधर थे, जबकि स्वयं ट्रंप और उनके वास्तव में सलाहकार जो मैगा रिपब्लिकन के करीब हैं, इस विश्वास में हैं कि इस समय और उन चर्चाओं के साथ जो ट्रंप दुनिया के मुद्दों के बारे में कर रहे हैं, एक नया युद्ध मोर्चा खोलना और ईरान के परमाणु हथियारों पर हमला करना स्थिति को और खराब कर देगा। इसलिए मैं इस संभावना को अधिक देखता हूं कि वे परिवर्तन वास्तव में इसलिए हैं कि दूसरे विकल्प को और इजराइल को संतुष्ट करने के लिए समय दिया जाए ताकि यह सौदा हो सके, और फिर देखें कि अगर यह विफल होता है तो अन्य विकल्पों को मेज पर रखा जाए। आप दोनों का धन्यवाद। आराम असामी, मोंटगोमरी कॉलेज, मैरीलैंड के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर, और फरोक कन्नानी, फ्रैंकफर्ट के राजनीतिक विश्लेषक और समाजशास्त्र शोधकर्ता। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को तेज करने के लिए हौथियों को अमेरिका के साथ युद्ध विराम के लिए मजबूर किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 2 अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ओमान की मध्यस्थता के प्रयासों के तहत इस्लामी गणराज्य ने हौथियों को अमेरिकी जहाजों पर हमले रोकने के लिए राजी किया है। साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हौथियों के खिलाफ अमेरिकी हमलों के रुकने का स्वागत किया और इस संबंध में ओमान सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही इजराइल का कहना है कि यमन के हौथियों के साथ उसका संघर्ष अभी भी जारी है, और इस देश के चैनल 12 के अनुसार कुछ घंटे पहले हौथियों द्वारा दागी गई एक और मिसाइल को इजराइल के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सफलतापूर्वक रोक लिया गया। हौथियों के एक अधिकारी
ने रॉयटर्स को बताया कि हालिया युद्ध विराम समझौता किसी भी तरह से इजराइल पर लागू नहीं होता। हौथी अधिकारी के अनुसार जब तक अमेरिका वास्तव में हमलों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, वे भी हमला नहीं करेंगे। हमारे संवाददाता आरश इलाही अमेरिकी कांग्रेस में हमारे साथ जुड़े। आरश, यह एक अजीब स्थिति है। ऐसा नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हौथियों के साथ वास्तव में एक युद्ध विराम समझौता है, लेकिन हौथी फिर भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। हमारे पास अमेरिका में हो रही विश्लेषणों के लिए ज्यादा समय नहीं है। जो लोग श्री ट्रंप के विरोधी हैं और उनके आलोचक हैं, जैसे कि अटलांटिक पत्रिका, कहते हैं कि यह अमेरिका फर्स्ट की विदेश नीति का संकेत है जिसे श्री ट्रंप प्रोत्साहित कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट कहते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि बाद में श्री ट्रंप बाकी दुनिया में क्या करेंगे, तो उनके हौथियों के साथ इस समझौते को देखें। श्री ट्रंप ने पहले कहा था कि वह वहां अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा स्थापित करना चाहते हैं, हौथियों के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमलों को रोकें। अब वह वहां गया और बमबारी की। वह कहता है कि हौथी केवल अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी नहीं कर रहे हैं और क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। और वास्तव में अटलांटिक पत्रिका कहती है कि श्री ट्रंप ने इस युद्ध को समाप्त नहीं किया, इसने अमेरिका को इससे बाहर निकाला। अब हम भी रुकते हैं और देखते हैं कि क्या हौथी अपने दिए गए वादे को पूरा करते हैं। उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला नहीं होना चाहिए। श्री ट्रंप कहते हैं कि किसी भी अमेरिकी जहाज पर हमला नहीं होना चाहिए, और यह कितनी देर तक स्थिर रहेगा यह खुद एक कहानी है। इसके अलावा यह सब इतनी तेजी से हुआ है कि कुछ अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इसकी जानकारी नहीं थी और वह खुद इस कहानी से अचानक चौंक गए। जो लोग श्री ट्रंप के समर्थक हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क पोस्ट, उन्होंने लेख लिखे हैं और कहते हैं कि यह वास्तव में उस ओन नीति का परिणाम है जिसे श्री ट्रंप शक्ति के माध्यम से शांति कहते हैं कि यही कहानी इस्लामी गणराज्य के साथ वार्ता के लिए भी हुई। श्री ट्रंप ने धमकी दी। पहले खामेनेई ने कहा नहीं और इस मामले में नकारात्मक रुख अपनाना शुरू किया। खामेनेई के सलाहकारों ने उन्हें कहा कि अगर आप ना कहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। खामेनेई ने भी कहा ठीक है, और इसलिए वे वार्ता में शामिल हो गए। अब कहते हैं कि हूथियों के मामले में भी यही हुआ है। शुरुआत में हूथियों ने प्रतिरोध किया, अमेरिकी बम उनके ऊपर गिराए गए, हर दिन बमबारी की गई। फिर उन्होंने कहा ठीक है। अब यह कहानी जो न्यूयॉर्क पोस्ट कहता है श्री ट्रंप को इस्लामी गणराज्य के साथ एक समझौते के करीब लाएगी, क्योंकि यह इस्लामी गणराज्य पर दबाव बढ़ाता है। यह हूथियों और लाल सागर क्षेत्र से युद्ध का भार हटा देता है और ट्रंप को इस्लामी गणराज्य के खिलाफ अब अन्य योजनाओं को लागू करने की अनुमति देता है। आपका धन्यवाद अर्शलाई, हमारे संवाददाता अमेरिकी कांग्रेस से। हसन हाशेमियन वॉशिंगटन से अरब विश्व के विश्लेषक हमारे साथ हैं। श्री हाशेमियन संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल मध्य पूर्व क्षेत्र में पुराने और रणनीतिक सहयोगी हैं। वास्तव में यह कैसे संभव है कि हौथियों की ओर से इजराइल पर इतने हमले हों और फिर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कहें कि ठीक है, हम अमेरिकी जहाज़ों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं और हम उन पर हमला नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कुछ मिनट पहले खबर आई है कि श्री ट्रंप ने कहा कि हमने हौथियों पर गंभीर प्रहार किए हैं और वे बहुत ही दृढ़ थे और उन्होंने अपनी ओर से बहुत साहस दिखाया। वास्तव में इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? खैर, यह इस पर निर्भर करता है कि हौथियों के इजराइल के खिलाफ हमले वास्तव में कितने प्रभावी हैं। हम जानते हैं कि 1 साल से अधिक समय से कोई इजरायली जहाज बाब अल मंदब से नहीं गुजर रहा है और हौथियों का यह कहना कि हम इजरायली जहाज़ों पर हमला करेंगे लेकिन अमेरिकी जहाज़ों पर नहीं करेंगे, यह कुछ हद तक बेमानी है, क्योंकि वहाँ कोई इजरायली जहाज़ नहीं है जिस पर वे हमला करना चाहते हैं। वो मिसाइलें जो इजराइल की ओर दागी जाती हैं, उस मिसाइल के अलावा जो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लगी थी, बाकी मिसाइलों का भी कोई असर नहीं होता और वे केवल इस्लामी गणराज्य और हौथियों के प्रचार के काम आती हैं। लेकिन वास्तव में हौथी या न तो लाल सागर के पानी में इजरायली जहाज को मार सकते हैं क्योंकि वहां कोई जहाज नहीं है, और न ही वे अपनी मिसाइलों से इजराइल पर कोई महत्वपूर्ण हमला कर सकते हैं। इसलिए श्री ट्रंप जानते हैं कि इसे नजरअंदाज कैसे करना है, लेकिन इसके बदले में उन्होंने इस्लामी गणराज्य से बहुत बड़े लाभ प्राप्त किए हैं। आप बस ये विचार करें कि जब हौथी लाल सागर के समीकरण में शामिल हुए तो
उन्होंने दावा किया कि वे ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक गाजा युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन अब गाजा युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और इन्हें श्री ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके अलावा श्री ट्रंप के हमलों ने हौथी के लगभग 600 मध्य स्तर के कमांडरों को खत्म कर दिया और यह उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण झटका था। उनके लिए जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वह लगभग वैसी ही थी जैसे कि बशर अल असद के लिए तब बनी थी जब हिजबुल्लाह की ताकतें बिखर गई थीं। सही है, अब यमन की वर्तमान सरकार यानी यमन की कानूनी सरकार एक बेतरतीब सरकार है और वास्तव में हाल ही में इसका प्रधानमंत्री भी बदल गया है और यह हौथियों पर हमला नहीं कर सकती और स्थिति को बदल नहीं सकती। लेकिन यह संभव है कि कोई और समूह उभर आए, जैसे कि वही समूह जो अहमद अल शबीर ने बशर अल असद के खिलाफ बनाया था और हौथियों को गिरा दे। इसलिए उनके लिए फायदेमंद था कि वे इस मुद्दे में शामिल हो जाएं। और यह दिलचस्प है कि ये वार्तालाप उसी समय हो रहे थे जब ओमान में इस्लामी गणराज्य की पहली दौर की वार्ता क्वसी श्री वाइट काफ के साथ हो रही थी। यानी मोहम्मद अब्दुस्सलाम हौथियों के प्रवक्ता कात्या वहां गए थे उसी समय जब वाइट काफ और अराकची के बीच ओमान में वार्तालाप हो रही थी। उसी समय वाइट काफ ने श्री मोहम्मद अब्दुस्सलाम पे हौथियों के प्रवक्ता के साथ बातचीत की थी और यह बातचीत हौथियों के हमलों को रोकने के बारे में थी। और 28 अप्रैल से हौथियों ने अपने हमले अमेरिका के जहाज़ों पर रोक दिए थे और 1 हफ्ते या 8 दिन बाद श्री ट्रंप ने घोषणा की कि अब वे हमला नहीं कर रहे हैं और हम भी उन पर हमला नहीं करेंगे। आपका धन्यवाद। हसन हाशिमियन, अरब विश्व के विश्लेषक, वॉशिंगटन से हमारे साथ। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने हौथियों के बारे में कहा कि हमने उन पर कड़े प्रहार किए। वे बहुत ही दृढ़ थे और उन्होंने अपनी ओर से बहुत साहस दिखाया। अभी कुछ मिनट पहले इस शब्द साहस के उपयोग पर सोशल मीडिया में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा फारस की खाड़ी का नाम बदलने के संभावित निर्णय की खबर पर व्यापक प्रतिक्रियाओं के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मिनट पहले कहा कि वह इस निर्णय से किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इस विषय से कोई नाराज हो सकता है। इससे पहले लेकिन इस खबर पर प्रतिक्रियाओं के सिलसिले में ईरान के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के इस संभावित निर्णय की निंदा की थी। पहले एसोसिएटेड प्रेस और CNN ने रिपोर्ट किया था कि ट्रंप का इरादा है कि वह अगले सप्ताह रियाद की अपनी यात्रा के दौरान अरबी खाड़ी शब्द का उपयोग करें। श्री अराकची ने एक्स नेटवर्क जिसने इन पर इस कदम को शत्रुतापूर्ण और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताया। ईरानी अधिकारियों और प्रसिद्ध हस्तियों जिनमें तोमाद सालेही, हामिद इस्माइलियन और मोहम्मद जवाद जरीफ शामिल हैं, ने भी इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी और इस संभावित निर्णय की आलोचना की। शहराम खल्दी, जो मध्य पूर्व के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शोधकर्ता हैं, ओंटारियो से हमारे साथ हैं। श्री खल्दी, कुछ नाम जो मैंने कहे आप आमतौर पर एक खबर में एक साथ नहीं देखते। शायद यह उन बहुत ही कम मामलों में से एक है जहां हर राजनीतिक धारा के ईरानी, यहां तक कि इस्लामी गणराज्य के चेहरे भी इस बात पर सहमत हैं कि इस ऐतिहासिक जलमार्ग का नाम फारस की खाड़ी है। आपको क्यों लगता है कि वास्तव में इस संवेदनशील समय में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने इस विषय पर विचार किया है? आपको नमस्कार करता हूं सर, और ईरान इंटरनेशनल के सभी दर्शकों को भी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप अब दुर्भाग्यवश हमारे लिए जो ईरानी हैं और पिछले 40 से अधिक वर्षों से इस्लामी गणराज्य के अधीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे ईरान के अंदर हो या बाहर, वह हर हथकंडे का उपयोग करता है ताकि मानसिक रूप से सामने वाले को वास्तव में भ्रमित कर सके और लाभ प्राप्त कर सके। और इसे भी नहीं भूलना चाहिए, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने वादा किया है कि कम से कम अभी के लिए 15 सेकंड में हम आपसे माफी मांगेंगे। श्री खल्दी, मैं आपसे कुछ क्षणों के लिए माफी मांगता हूं क्योंकि हमारे पास वेटिकन से लाइव तस्वीरें हैं। अभी अभी काले धुएं ने सेंट पीटर स्क्वायर के पास से उठना शुरू किया और आप कैथोलिक चर्च के समर्थकों और अनुयायियों को देख सकते हैं। इस स्क्वायर में लोग इंतजार कर रहे हैं कि नए पोप की घोषणा हो।
काले धुएं का उठना इस बात का संकेत है कि वेटिकन में मौजूद बिशप अभी तक बस अगले पोप के चयन के लिए अंतिम निर्णय नहीं ले पाए हैं। आप वेटिकन से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और काले धुएं के बाद सफेद धुएं के बाहर आने की संभावना है। आने वाले घंटों या दिनों में उस समय हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि अगले पोप की घोषणा की जाएगी। मुझे खेद है, यह हमारे चर्चा से बहुत संबंधित नहीं था, लेकिन चूंकि ये लाइव तस्वीरें थी, मैं चाहता था कि हम इसे जल्दी से देखें। श्री खल्दी, मैं आपसे वापस आता हूं और इस विवादास्पद विषय पर जो कि फारस की खाड़ी और अरब की खाड़ी के बारे में है, जिसने पिछले कुछ घंटों में ईरानी सोशल मीडिया को भर दिया है। बिल्कुल। खैर, यह भी याद दिलाना चाहिए कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने वादा किया है कि अगर हम उन्हें अनुमति दें तो वे अगले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश करेंगे। अब यह राशि ऊपर नीचे हो सकती है और यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा उस पक्ष को पसंद करते हैं जो वास्तव में उदारता से आकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विशेष रूप से इस टैरिफ युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार हो और फिर उसे किसी अन्य मुद्दे पर जो वास्तव में परमाणु वार्ता का विषय हो दबाव के एक साधन के रूप में उपयोग कर सके। क्यों ना दोनों का लाभ उठाया जाए। लेकिन मेरे लिए जो सवाल है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अब कानूनी वर्णमाला जानता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के शिक्षण में पढ़ाया है, मेरे लिए जो सवाल है वह यह है कि अब आइए संयुक्त अरब अमीरात के दावों को वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से न देखें। सभी दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ जो मौजूद हैं, इस दृष्टिकोण से कि ईरान की सरकार हमेशा इन क्षेत्रों को ईरान का हिस्सा मानती रही है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इस्लामी गणराज्य हो, शाही शासन, काजार वंश, पहलवी हो, वे इसके साथ क्या करना चाहते हैं, ये ईरान और ब्रिटेन की तेल कंपनी के अभिलेखीय दस्तावेजों के साथ। आखिरकार ब्रिटेन के पास एक साम्राज्यवादी सरकार के रूप में शेयर थे जो वास्तव में समर्थन करता था और वास्तव में इन देशों के, कहने का मतलब है शेख डोम्स का समर्थन करता था, जो उस समय देश नहीं थे। शेख राज्य के बंदरगाह ब्रिटिश संरक्षण में थे। ईरान और ब्रिटेन की तेल कंपनी के अभिलेखों में ये द्वीप ईरान बेईला का हिस्सा माने गए। इन सबको कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल ध्यान में न रखें। मूल रूप से वह अनुबंध या वास्तव में वह नोट जो 1904-1905 में काजार सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच आदान प्रदान हुआ था, उसे भी ध्यान में न रखें। इन सबको एक तरफ रख दें। 1971 से आज तक, 1350 से आज तक ईरान इन द्वीपों के नियंत्रण में रहा है और शेखों ने इस मामले को न्यायालय में नहीं ले जाया। इसलिए सवाल यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में क्या चाहते हैं। मेरे विचार में वह कुछ प्रचार संबंधी चीजों के पीछे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप खाड़ी को अरब खाड़ी कहें और फिर उनके अनुसार वास्तव में जैसे यूरोपीय संघ ने आकर कहा है कि हम द्वीप के मामले में संयुक्त अरब अमीरात के दावे का समर्थन करते हैं, इसका भी वास्तव में किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करें, तब समस्याएं उत्पन्न होंगी। इजराइल को तब गोलान हाइट्स से पीछे हटना होगा। कराबाख का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाना चाहिए। गाजा, राष्ट्रपति ट्रंप गाजा के साथ क्या करना चाहते हैं, तब ये सभी मुद्दे फिर से उठेंगे। और मेरे विचार में चाहे ईरान में इस्लामी गणराज्य की सरकार हो या न हो, उसके बहुत मजबूत दावे होंगे। चाहे उसका आधार इतिहास हो, चाहे उसका आधार कानून हो, या उसका आधार शक्ति हो। आपका धन्यवाद। अभी मैं देख रहा हूं कि शहजादा रजा पहलवी ने भी अपने सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट डाली है और लिखा है, ईरान की राष्ट्रीय धरोहर पर बातचीत नहीं की जा सकती, अपने फोटो के साथ फारस की खाड़ी की एक तस्वीर के साथ। आपका धन्यवाद शहराम खल्दी, मध्य पूर्व के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शोधकर्ता, ओंटारियो से। कश्मीर में पर्यटकों पर घातक हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 9 स्थानों पर हमला किया, जिनमें से कुछ पिछले महीने भारतीय पर्यटकों पर इस्लामी आतंकवादियों के हमले से जुड़े थे।
पाकिस्तान ने इस हमले को स्पष्ट रूप से युद्ध की कार्रवाई बताया है और धमकी दी है कि वह इन हमलों का जवाब देगा। पाकिस्तान का कहना है कि इन स्थानों में से कोई भी आतंकवादियों का ठिकाना नहीं था। भारत के अनुसार कश्मीर में पाकिस्तानी बलों के साथ हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए और 48 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को सहन नहीं कर सकती। मिकान शहीदी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के राजनीतिक विचार थिंक टैंक के शोधकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। श्री शहीदी, दुनिया में कई लोग अब चिंतित हैं कि 2 परमाणु शक्तियां सैन्य संघर्ष में उलझ गई हैं और यह तनाव किसी भी समय बढ़ सकता है। हमें इसके मूल कारणों के बारे में बताएं और आपकी राय में यह चिंता कितनी जायज है कि यह सैन्य तनाव इन 2 परमाणु शक्तियों के बीच एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। यह मुद्दा निश्चित रूप से एक लंबा इतिहास रखता है और हाल के समय की घटनाओं में से एक 2019 की है, जब एक आत्मघाती हमला ठीक इसी कश्मीर में हुआ था जिसमें 40 भारतीय सैनिक मारे गए थे। भारत ने उन ठिकानों पर हमला किया जिन्हें उन्होंने खुद इसका आतंकवादी समूहों के आश्रय स्थल बताया, जो पाकिस्तान की धरती पर थे। और चीन भी हमेशा पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं कि वह लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है। लेकिन ये तनाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। वास्तव में इसका इतिहास उस समय से है जब ब्रिटेन, जो भारत का उपनिवेशक था, भारत से बाहर चला गया और उसी समय भारत 2 देशों में विभाजित हो गया। साल 1947 यानी 78 साल पहले, जब इसका एक हिस्सा भारत बना और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बना। और उस समय कश्मीर के शासक, जो स्वयं हिंदू थे जबकि कश्मीर की अधिकांश जनता मुस्लिम थी, उन्होंने निर्णय लिया कि वे भारत में शामिल होंगे और यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। और यह भारत और पाकिस्तान के बीच की पहली लड़ाई थी, जो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। इसमें 1 मिलियन लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। इसके बाद ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों के बीच व्यापक घटनाएं हुई। दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न हो गए और 90 के दशक में कई परमाणु परीक्षण किए। और फिर 1999 में एक संघर्ष हुआ जिसे कारगिल संघर्ष कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। लेकिन भारत ने जवाबी हमला किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन मेरे विचार में जो बात इन तनावों को हाल के दशकों में बढ़ाने का कारण बनी है, वह भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का विस्तार है, जिसका मुख्य नारा यह रहा है कि भारत हिंदुओं के लिए है और इसका ध्यान भारतीय इतिहास, भारतीय मिथकों और भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों के पुनरुद्धार पर अधिक है। ऐसी प्रक्रिया, इस टीचिंग उस चीज के विपरीत थी जो भारत ने 78 साल पहले गांधी जैसे व्यक्तियों के साथ की थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था और एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया अपनाई थी। उदाहरण के लिए हम आज देख रहे हैं कि यह भारतीय राष्ट्रवाद, और दूसरी ओर पाकिस्तान में भी हम 1980 के दशक से विशेष रूप से जनरल जिया उल हक के राष्ट्रपति बनने के बाद वह एक इस्लामीकरण देख रहे हैं और उसी समय शरीयत को नागरिक कानूनों के रूप में देश में लागू किया गया और धार्मिक स्कूलों की स्थापना की गई। और ऐसा लगता है कि दोनों देश पूरी तरह से विपरीत दिशाओं में और उस धर्मनिरपेक्षता से जो उन्होंने 70-80 साल पहले अपनाई थी, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस अंतर के साथ कि पाकिस्तान की एक स्पष्ट मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है, जबकि भारत में विभिन्न जातियां और विभिन्न धर्म हैं। उदाहरण के लिए इसी कश्मीर क्षेत्र में आमतौर पर मुस्लिम आबादी है। अभी भारत सरकार के खिलाफ एक आरोप जो विशेष रूप से पाकिस्तानियों द्वारा लगाया जाता है वह यह है कि आपके कहे अनुसार न केवल भारतीय राष्ट्रवाद मौजूद है बल्कि इस्लामोफोबिया का भी एक स्तर है और वे कश्मीर क्षेत्र में जनसंख्या संरचना को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वह घटना जिसने कश्मीर की स्थिति को थोड़ा अधिक संवेदनशील बना दिया, वह 2019 से शुरू हुई जब भारत सरकार ने संविधान में एक अनुच्छेद को हटाया जिसे अनुच्छेद 370 कहा जाता था, जो कश्मीर की स्वायत्तता को मान्यता देता था।
और इसी भारतीय राष्ट्रवाद के तहत, जिसे मैंने हिंदू राष्ट्रवाद कहा, कश्मीर की स्वायत्तता को रद्द कर दिया गया और यह इसके खिलाफ था। और इससे एक गंभीर असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि बहुत से लोग मानते थे कि यह कार्य बिना जनता की सहमति और बिना परामर्श के किया गया, और इससे यह क्षेत्र किसी न किसी तरह से अधिक तनावग्रस्त हो गया और चरमपंथी समूहों की ओर से प्रतिक्रियाएं हुई, जैसे टीआरएफ समूह या प्रतिरोध मोर्चा, जो एक अर्धसैनिक समूह है जिनकी जड़ें वास्तव में लश्कर-ए-तैयबा में हैं, जो एक इस्लामी समूह है और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के प्रॉक्सी समूह के रूप में भी पहचाने जाते हैं। आपका धन्यवाद। मीकान शहीदी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से राजनीतिक विचारधारा के शोधकर्ता, और आपका धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम 24 देखा। आइए कार्यक्रम को वेटिकन की जीवंत तस्वीरों के साथ समाप्त करें, जहां जैसा कि आपने शायद कार्यक्रम के दौरान देखा, ये कुछ मिनट पहले काला धुआं उठता देखा गया, जो यह दर्शाता है कि कार्डिनल्स नए पोप के चुनाव के लिए अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। संभावना है कि आने वाले दिनों में यह अंतिम निर्णय स्पष्ट हो जाएगा और अगले पोप की घोषणा की जाएगी। आप वेटिकन की जीवंत तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कई कैथोलिक पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद गए। हम कार्यक्रम को इन्हीं तस्वीरों के साथ समाप्त करते हैं।